हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन एक नए चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आप समझ गए होंगे, डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद हम मैट्रिक्स पे आएंगे। तो एक छोटा सा चैप्टर है डिटर्मिनेंट। तो क्या होता है डिटर्मिनेंट और किस तरीके से इसमें हमको पढ़ना पड़ता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं IIT JEE में, ये सब अभी इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से ही। क्या डिटर्मिनेंट होता है, इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं होता है, एक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। एक मतलब ऐसे बोल सकते हो कि एक अरेंजमेंट होता है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वही बस मैं लिखने वाला हूँ कि कब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को हम कभी भी डिटर्मिनेंट में कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम अभी बात करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट is an arrangement of numbers. Determinant is an arrangement of numbers between two vertical lines. ठीक है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में अगर कुछ नंबर्स को हम अरेंजमेंट कर दें, कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट कर दें, तो उस अरेंजमेंट का ही नाम क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। वेयर, ठीक है, दीज नंबर्स या दीज अरेंजमेंट, आप ऐसे बोल सकते हैं, नंबर्स या फिर ये अरेंजमेंट शुड प्रेजेंट इन स्क्वायर फॉर्म। बस एक ही कंडीशन है कि ये जो भी अरेंजमेंट आप करने वाले हो या नंबर जो भी आप रिप्रेजेंट करने वाले हो, वो सारे स्क्वायर फॉर्म में अरेंज्ड रहने चाहिए। स्क्वायर फॉर्म का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से कि अगर आप इधर इधर A1 A2 A3 ऐसे 3 लिखते हो और इधर आप B1 B2 B3 इस तरीके से लिखते हो, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा C1 C2 C3 इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब है, इधर से अगर 3 एलिमेंट है तो इधर से भी कितने आने चाहिए, 3 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ये जैसा आप दिख रहे होगे, आप इसको देख पा रहे होगे, स्क्वायर के जैसा ये बन जाना चाहिए। रेक्टेंगल नहीं चलेगा, कोई भी रेक्टेंगल नहीं चलेगा, स्क्वायर के जैसा होना चाहिए। तो बोल सकते हैं कि इन सारे नंबर्स को इस तरीके से रखने को ही हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मतलब ये अरेंजमेंट जो आपको दिख रहा है वही है डिटर्मिनेंट। पहली बात शायद आपको समझ में आ गई होगी डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या नाम होते हैं इनके, कैसे कैसे हम बात करेंगे, ये अभी हम बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो ये एलिमेंट होते हैं इन एलिमेंट्स को बोलते हैं रो। इसका नाम होगा रो नंबर 1, इसका नाम होगा रो नंबर 2, इसका नाम होगा रो नंबर 3। तो आप समझ गए होंगे रो किसको कहते हैं। जो अरेंजमेंट करने के बाद में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल तरीके से जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनको हम रो के एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे कि ये रो 1 के एलिमेंट्स हैं 3, ये रो 2 के एलिमेंट्स हैं और ये रो 3 के एलिमेंट्स, इनका नाम रो होता है। और इस तरीके से जो वर्टिकली अरेंजमेंट किया होता है, आप देख सकते हो इस तरीके से जो वर्टिकली अरेंजमेंट है इनको बोलते हैं कॉलम। तो ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2 और ये तीसरा होगा कॉलम नंबर 3। तो यहां से हमको क्या पता चला है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हम तभी बोलेंगे जब ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा होगा। और स्क्वायर फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि अगर उसमें 3 रो हैं तो डेफिनेटली उसमें कितने कॉलम होने चाहिए, 3 ही कॉलम होने चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि 3 रो और 3 कॉलम, अगर ऐसा है तो वो डिटर्मिनेंट होगा। बट अगर 3 रो हों और कॉलम 2 ही हों तो वो क्या डिटर्मिनेंट हो पाएगा क्या। जैसे कि अगर आप लिखते हो कि सर A1 A2 B1 B2 C1 C2, आपने एक ऐसे करके लिखा और मैंने पूछा सॉरी ये डिटर्मिनेंट है क्या, तो आप क्या बोलोगे, सर ये डिटर्मिनेंट नहीं है। क्यों डिटर्मिनेंट नहीं है, अगर मैं इसमें रो की बात करूं तो नंबर ऑफ रो, पहली रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये, 3 रो इसमें है। बट अगर मैं कॉलम की बात करूं तो पहला और दूसरा, इसमें बस ओनली 2 ही कॉलम है।
तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, तो आराम से आप देख सकते हो, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए आप देख सकते हो ऐसे डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को पहले से ही आता है क्या डिटर्मिनेंट होता है, तो वो तो जानते ही हैं। चलिए, तो ये बात हो गई क्या होता है रो और कॉलम। तो ये आप शायद समझ गए हैं रो और कॉलम क्या चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। तो रो का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डिटर्मिनेंट which are horizontally placed are called रो। जो भी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होंगे वो रो कहलाएंगे, और कॉलम किसको बोलेंगे, एलिमेंट्स which are placed vertically, ठीक है, are called elements of column। ठीक है, तो कोई भी डिटर्मिनेंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये कोई डिटर्मिनेंट है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। तो आप अगर मैं इसमें पूछूं कि बताइए नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ रोज है इसमें 3। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ कॉलम बताइए, तो भी बोलोगे आप 3 है। तो पहली बात ये साफ हो गई कि आपको ऐसा नहीं अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं कि रो भी 3 है कॉलम भी 3 है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट है तो वो स्क्वायर फॉर्म का होगा, और रो अगर उसमें 3 है तो कॉलम 3 ही होंगे। तो जब भी हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऑर्डर का मतलब कि कितना ये जो डिटर्मिनेंट है वो कितने ऑर्डर का है, जब ये हम बात करेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड एज n क्रॉस n और सिंपली n। ठीक है, तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, n क्रॉस n, जहां पे पहले n का मतलब होगा रो और दूसरे n का मतलब होगा कॉलम। ठीक है, अब क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम दोनों इक्वल ही होते हैं, तो इसीलिए आप ओनली n भी बोल सकते हो कि n ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है। तो अगर कोई आपसे पूछे, एग्जाम्पल के तौर पे कोई पूछे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का क्या मतलब है, तो आप क्या बोलोगे, सर नंबर ऑफ रोज इसमें कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज भी कितने होने चाहिए 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होने चाहिए 3 ही होने चाहिए। मतलब वो इस टाइप का डिटर्मिनेंट होना चाहिए जिसमें 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम। क्लियर है ये बात? तो ये आपको ध्यान से देख लेना है कि ऑर्डर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो इस ऑर्डर को हम 3 ओनली 3 बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे 3 क्रॉस 3 का। 3 क्रॉस 3 में भी ये मतलब है 3 रो 3 कॉलम। ओनली 3 लिखते हो तो भी कोई वही मतलब है 3 रो 3 कॉलम। ऐसे नहीं करना है 3 क्रॉस 3 मतलब 9, ऐसे 9 नहीं कर देना है। मतलब आप बोलोगे कि सर 3 क्रॉस 3 तो 9 होता है, तो ऑर्डर 9 का है क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं, ओनली अकेला 3 आएगा। तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं मेंस एडवांस में, वो जनरली 3 वाले ही होते हैं, जिसका ऑर्डर 3 होता है। ऐसे ही डिटर्मिनेंट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन्हीं का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका दूसरा होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो या इज
रिप्रेजेंटेड बाय A इज इक्वल्स टू AIJ, ठीक है, n क्रॉस n ऑल्सो। तो कोई भी डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इज इक्वल्स टू, ठीक है, AIJ, ठीक है, ये दोनों वर्टिकल लाइन इस तरीके से, और n क्रॉस n इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहां पे जो लिखे होते हैं इनका मतलब होता है ये ऑर्डर है, तो n क्रॉस n का ऑर्डर है, उसका मतलब n उसमें रोज होंगी और n ही उसमें कॉलम होंगे। और ij का क्या मतलब होता है ये अभी अपन आपको बता देते हैं। तो आप बोलोगे aij का मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो इसलिए इसका प्लेस का नाम है। ij का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जिसका रो नंबर तो i है और कॉलम नंबर जिसका j है। ऐसे एलिमेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, aij से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अभी एक मैं सबसे बड़ा डिटरमिनेंट आपको बना के दिखाता हूं। तो अगर मैंने इस एलिमेंट को a11 बोला है, इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो रो नंबर 1 का है और कॉलम नंबर 2 का है, सॉरी 1 का है। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि यहां पे जो एलिमेंट आएगा ए एलिमेंट, उसका नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ये जो एलिमेंट है वो पहली रो में आया है, पहली रो में आया है इसीलिए इसका i तो 1 हो जाएगा, और क्योंकि ये एलिमेंट दूसरे वाले कॉलम में आया है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा a12। इसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसका नाम होगा a13, इसके बाद आएगा a14, इस तरीके से लास्ट वाला आएगा a1n। तो ये डिटरमिनेंट इस तरीके से बनेगा। अब आप देख सकते हो इस पूरी रो में रो नंबर सेम है, a1 ही है रो नंबर, तो 1 रो ही है इसलिए रो की जगह 1 आएगा, कॉलम की जगह बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4। तो अगर मैं दूसरी रो लिखूंगा तो उसमें ये जो पहला 2 है ये हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये बन जाएगा a21, a22, a23, a24 एंड सो ऑन, वापस से a2n। इसी तरीके से जब मैं लिखूंगा अब की बार यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 31, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 32, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 33 एंड सो ऑन, लास्ट में a3n आ जाएगा। और इसी तरीके से अब जब nth रो में लिखूंगा, क्यों nth रो लिखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरी जो ये जो मैट्रिक्स ये a डिटर्मिनेंट है वो n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इसीलिए मुझे n ही इसमें रो रखनी पड़ेगी और n ही इसमें कॉलम रखनी पड़ेंगी। तो ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे करते करते nth रो में मुझे आना पड़ेगा, और कॉलम नंबर क्योंकि ये 1 है इसीलिए इसका नाम होगा an1, फिर आगे वाले का नाम आएगा an2, फिर आगे वाले का नाम आएगा an3 एंड सो लास्ट में आ जाएगा ann। तो ये इस A मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और अगर कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे n ऑर्डर की, या फिर आप बोल सकते हो n क्रॉस n ऑर्डर की ये डिटर्मिनेंट है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा कि aij का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो a14 का मतलब क्या होगा कि सर इसका रो नंबर तो 1 है और कॉलम नंबर इसका 4 है, तो पहली रो में जो 4th कॉलम का एलिमेंट है वही आपको लेना है। क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं इन सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एलिमेंट ऑफ टाइप AII। इस टाइप का जो भी एलिमेंट होता है AII आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। तो बस आपको ये समझ लेना है कि इस टाइप के जो भी एलिमेंट लिखे होते हैं, मतलब A11, A22, A33 ऐसे करते करते ANN तक, वो सारे डायगोनल के एलिमेंट होंगे। इधर वाले को हम डायगोनल के एलिमेंट नहीं बोलते, ओनली यही डायगोनल होता है, बाकी और कोई डायगोनल नहीं होता है।
क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने एलिमेंट होंगे एक n क्रॉस n के डिटर्मिनेंट में, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n क्रॉस n डिटर्मिनेंट। तो n क्रॉस n का जो डिटर्मिनेंट है, या जिसको बोल सकते हैं ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आप आराम से बता सकते हो सर पहली रो में कितने हैं n, दूसरी रो में कितने हैं n, तो n प्लस n, तीसरी रो में कितने हैं n, तो प्लस n, तो ये n प्लस n प्लस n कितनी बार करना पड़ेगा, n टाइम्स ही करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो इसका वैल्यू तो आ जाएगा n स्क्वायर। तो टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी, n इंटू n यानी n स्क्वायर। ठीक है, इनमें से नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो आपसे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन कि डायगोनल के कितने एलिमेंट होंगे। तो आप क्या बोलोगे, डायगोनल वाले एलिमेंट गिन लेना। तो आप बोलोगे सर 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करते करते कितने हैं, टोटल n है। तो यहां से आप बोल सकते हो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट n हो जाए, 1 2 3 ऐसे करते करते n तक। तो टोटल n ऐसे डायगोनल होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे जो डायगोनल के एलिमेंट कहलाएंगे। कौन से वाले में बात करें, n क्रॉस n के डिटर्मिनेंट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको अगर छोड़ दें, बाकी जितने भी बचेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाले सारे एलिमेंट और इधर से ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो इनको क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मतलब पूरे डिटर्मिनेंट्स में से इनको बस बाहर निकाल लो। तो इनको जब हम बाहर निकाल देंगे तो ये बोलते हैं इनको ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो कितने ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो गए, n स्क्वायर टोटल थे और उसमें से हमने n घटा दिए। तो n स्क्वायर में से जब n माइनस कर देंगे तो ये टोटल ऑफ डायगोनल एलिमेंट आ जाए। एक साइड के अगर आपको निकालने हैं, मतलब मान लीजिए आप इधर इधर वाले निकालना चाहते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n तो टोटल थे और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, क्योंकि आधे इधर हो जाएंगे आधे इधर, तो इधर भी कितना बच जाएगा, n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। मतलब पहली बात हमने क्या करी कि डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं। दूसरी बात हमने क्या करी कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या चीज होती है। ठीक है, फिर हमने क्या बात करी, किसको हम रो बोलते हैं, किसको हम कॉलम बोलते हैं, ये बात अपनी हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि डायगोनल किसको बोलते हैं, ये हमने बात कर ली। बाकी के जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, n स्क्वायर, उनमें से डायगोनल के एलिमेंट कितने होते हैं, n, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने बच जाएंगे, n स्क्वायर माइनस n। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज अपन को क्या देखनी है, देखिए जैसे कि हमने बताया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मान लीजिए कोई भी अपन ने एक डिटर्मिनेंट बना दी। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हो सॉरी टोटल एलिमेंट इसमें कितने आएंगे, क्योंकि ऑर्डर कितना है बताइए, तो इसका ऑर्डर बताओगे आप है 3, या फिर बोल सकते हो 3 क्रॉस 3। दूसरी चीज आप बोलोगे सर डायगोनल के एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल, तो भी आप बोलोगे सर ये भी कितने होंगे 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये कितने बताओगे आप, सर वो होंगे 3 स्क्वायर यानी 9। तो ये तो सब छोटी बातें अपन कर चुके हैं। तो ये आपने देख लिया डायगोनल हो गया। ठीक है, अगला चीज एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। ए आई जे या ऐसे बोल सकते हो, कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जे विल बी ए जे आई। कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जे विल बी ए जे आई। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन ये हो गई कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के रो नंबर और कॉलम नंबर को इंटरचेंज कर दें, किसी भी एलिमेंट के रो नंबर और कॉलम नंबर को चेंज कर दें, तो जो नया एलिमेंट अपना आएगा उसको बोलते हैं पहले वाले का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ए जे आई इज सेड टू बी कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जे। ठीक है, एंड conjugate elements always symmetric about diagonal। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो conjugate एलिमेंट होते हैं वो हमेशा डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं conjugate ऑफ A13 कितना होगा, तो आपसे पूछा जाए A13 एलिमेंट का कॉन्जुगेट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा A31। तो आप देख सकते हो A13 ये है और A31 कौन सा है, ये। तो आप देख सकते हो ये जो दोनों एलिमेंट हैं वो इस डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक हैं। ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है इसके अलोंग ये दोनों सिमेट्रिक रहेंगे। कोई आपसे पूछे बताइए A23 इसका कॉन्जुगेट बताइए, कॉन्जुगेट ऑफ A23। तो A23 कहाँ है, ये रहा A23। तो A23 के अलावा अब A32 कौन सा है, ये वाला, तो ये A32 हो गया। आपसे पूछा गया A23 का कॉन्जुगेट बताइए, तो 2 और 3 को चेंज करके आपने क्या बता दिया, 3 और 2। तो आप देख सकते हो इसका कॉन्जुगेट ये आ गया, इसका कॉन्जुगेट ये आ गया, इसका कॉन्जुगेट ये आ गया। तीनों के तीनों ही डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कॉन्जुगेट एलिमेंट हमेशा डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। तो ये हो गया A23 का कॉन्जुगेट आएगा A3, A23 का आएगा A32। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप n क्रॉस n वाले में भी इसी तरीके से बता सकते हो। जैसे कि किसी ने पूछा AIJ का कॉन्जुगेट बताइए, तो आप क्या बोलोगे AJI। बहुत ही सिंपल तरीके से कॉन्जुगेट को डिफाइन कर सकते हो। तो थोड़ा कॉन्जुगेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी तो आपको आराम से अच्छे से समझ में आई हैं। अदरवाइज मैंने बहुत ही एलिमेंट्री लेवल से आपको समझाया है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब सोचने वाली चीज़ नहीं है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है ये बस आपको समझना था कि अरेंजमेंट ही होता है ओनली, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। ठीक है, दूसरी चीज माइनस एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनस और कोफैक्टर के बारे में थोड़ी अपन को बात करनी। क्या होते हैं माइनस, क्या होते हैं कोफैक्टर। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से मान लीजिए एक डिटरमिनेंट अपन लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। तो ये मान लीजिए कोई भी मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया है 3 ऑर्डर का। माइनर क्या होते हैं, माइनस ऑफ एलिमेंट Aij are represented as Mij। तो पहली बात तो यहां तक आपको क्लियर हुई होगी कि माइनर हमेशा कोई ना कोई एलिमेंट का आएगा। अकेला माइनर नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि माइनर हमेशा एक जैसा होगा, क्या नहीं, आप कौन से एलिमेंट का माइनर पूछ रहे हो ये डिपेंड करेगा।
तो पहले इसलिए मैंने लिखा माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। तो ए आई जे के एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज रिप्रेजेंटेड एज एम आई जे। इसका एक ही माइनर आएगा जो है एम आई जे। तो यहां पर भी आई जे, यहां पर भी आई जे। एंड इस तरीके से हम लिख देंगे एंड इट इज अ डिटर्मिनेंट, मतलब जो माइनर होता है वो भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है। इट इज ए डिटर्मिनेंट obtained from original determinant। तो माइनर भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है जो इस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से निकल के आएगा। ठीक है, तो माइनर इज इट इज ए डिटर्मिनेंट obtained from original determinant by eliminating ith row and jth कॉलम। तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में अगर हम ith रो और jth कॉलम को हटा दें तो हमेशा आपको माइनर मिल जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल के लिए अगर आपको चाहिए माइनर, ठीक है, ऑफ A11, मान लीजिए आपको A11 का माइनर चाहिए, इस एलिमेंट का माइनर चाहिए। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई। अब ये कैसे आएगा, ये खुद एक डिटर्मिनेंट होगा। और कौन सा डिटर्मिनेंट होगा, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से आएगा और इसमें ith रो और jth कॉलम को हटा देना। तो i और j की वैल्यू यहां पे क्या है, 1 1। तो आप क्या करोगे, पहली रो को और पहले कॉलम को आप हटा दोगे। ऐसा हटाने के बाद में जो बचता है डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा A22, A23, A32, A33। तो ये जो डिटर्मिनेंट आया है नया, वही होगा M11। तो इसी तरीके से जब हमसे पूछा गया कि बताइए माइनर ऑफ A21 कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर उसका नाम होगा M21। तो शॉर्ट में हम क्या, अब हमको क्या करना है कि रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 को हटाना है। ठीक है, अच्छा शॉर्ट में इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को ये बोल सकते हैं कि जिस जगह पे ये एलिमेंट है, जैसे कि A21 कहाँ पे है, यहाँ पे है A21, तो जिस जगह पे ये एलिमेंट है उसका रो और उसका कॉलम हटा दो। शॉर्ट में ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि ये था रो नंबर 2, तो रो नंबर 2 हमको हटानी पड़ेगी। ये है कॉलम नंबर 1, तो ये कॉलम नंबर 1 हमको हटाना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट जहाँ पर भी रखा हुआ है वो रो और वो कॉलम हम हटा देंगे। बचेगा क्या, इधर से बचेगा A12, फिर ये बचेगा A13, फिर ये बचेगा A32, फिर ये बचेगा A33। तो ये होता है A21 का, आप बोल सकते हो कि माइनर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हो माइनर कैसे निकालना होता है। कोई भी एलिमेंट का अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑफ कोर्स आप माइनर निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने पूछा बताइए M32 कितना होगा, तो M32 आपने पकड़ लिया, ये रहा M32। तो ये रो आपने हटा दिया, ये कॉलम आपने हटा दिया। ऐसा करने से क्या क्या बचा है, A11 बचा हुआ है, इधर से क्या बचा हुआ है, A13 बचा हुआ है, फिर ये वाला बच गया A21, और फिर ये वाला कितना बच गया, A23। तो बस ये जो चीज़ आई है वो होगा माइनर ऑफ 32, एलिमेंट नंबर 32 का। ठीक है, तो ये हो गया माइनर। अच्छा, माइनर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम माइनर निकालते टाइम एक रो और एक कॉलम हटा देते हैं, तो आप बोल सकते हो माइनर ऑफ एनी एलिमेंट will be a determinant of order n-1। n-1 ऑर्डर का मतलब है n-1 क्रॉस n-1, रो भी n-1 होंगी और कॉलम भी n-1 होंगे इफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट इज
ऑफ एन ऑर्डर। तो अगर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n था तो उसके माइनर का, उसके किसी भी एलिमेंट के माइनर का ऑर्डर, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हमेशा कितना आएगा, n-1 आएगा, एक कम हो जाएगा। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं कि क्या मेथड लगा है, क्योंकि एक रो और एक कॉलम हमने हटा दिया। तो 3 क्रॉस 3 का अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उसके सारे माइनर्स 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट होंगे। ठीक है। दूसरी चीज बात करते हैं कोफैक्टर। तो मैं बोल सकता हूं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, फिर से वही बात है, कोफैक्टर भी किसी एलिमेंट का ही आएगा। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij इज डिनोटेड एज, रिप्रेजेंटेड एज Cij। तो कोफैक्टर को हम Cij से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज गिवन एज Cij इज इक्वल्स टू -1 रेज टू दी पावर i प्लस j इंटू Mij। तो Cij का बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, -1 रेज टू दी पावर i प्लस j और साथ में Mij। Mij का मतलब है माइनर ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि सर कोफैक्टर और माइनर तो सेम ही चीज होती है, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। या फिर ऐसा आप बोलोगे कि सर ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज कोफैक्टर और माइनर हमेशा सेम होते हैं। मतलब आप इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों हमेशा सेम होंगे। अगर प्लस माइनस को कंसिडर आप नहीं करते हो तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बट इसमें एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है। कब एक्स्ट्रा आ जाएगा माइनस? आप देख सकते हो जब i प्लस जे का वैल्यू हो जाए ऑड। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अगर इफ i प्लस जे इसका वैल्यू ओड हो जाए तो आप देख सकते हो Cij बराबर हो जाएगा -Mij। और अगर i प्लस जे का वैल्यू हो जाए इवन तो आप बोल सकते हो Cij और Mij दोनों बराबर होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो Ij का कोफैक्टर और माइनर Ij का दोनों सेम ही होंगे अगर i प्लस जे का वैल्यू इवन हो जाए तो। आई बात समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल उसी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो किया है क्वेश्चन, उसी में देखते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं। तो अपना आंसर कुछ किस तरीके से था, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और एक था A31, A32, A33। तो अपन से पूछा गया बताइए कोफैक्टर ऑफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 2। चलिए कोफैक्टर ऑफ 1 2 हम निकालते हैं, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हम निकालते हैं। तो कोफैक्टर 1 2 बराबर कितना आएगा, -1 रेज टू दी पावर 1 प्लस 2। तो -1 रेज टू दी पावर 1 प्लस 2 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा माइनर ऑफ 1 2। तो ये तो वैल्यू आ गई माइनस। और माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर खुद एक डिटर्मिनेंट होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर माइनर निकालना है तो इसके कॉलम को और इसकी रो को दोनों को हटाना पड़ेगा। और जब हटाया तो आंसर कितना मिला, A21, A23, A31, A33। तो ये बस ये जो चीज़ आएगी वो होगा C12, कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A12। तो पहली रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट आएगा, पहली रो के सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट आएगा उसका कोफैक्टर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अभी एक एग्जांपल आपके लिए मैं लिखता हूं और आपको उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, सॉरी एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 1 5 3 2 1 -1 5 3। ठीक है। आपको बताना है फाइंड कोफैक्टर corresponding to element A13, A23,
A21 A13। तो ये 4 काम आपको करने हैं, A13 A23 A21 और A13। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग 13 हो गया 31। तो इनके करस्पॉन्डिंग आपको कोफैक्टर निकाल के दिखाने हैं। देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।